नमस्कार। आज की हमारी ये जो चर्चा है ये थोड़ी रहस्यमयी है। हमारे पास कुछ ऐसे विवरण हैं जो हमें सीधे भारत के एक छोटे से गांव डोमासी की तरफ ले जाते हैं। हाँ, और ये विवरण कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो सुनने में काफी अजीब लगती हैं। बिल्कुल, इन दस्तावेजों के मुताबिक डोमासी कोई आम गांव नहीं लगता, खासकर रात के वक्त। कहा गया है कि आधी रात के बाद वहाँ कुछ भयानक चीखें सुनाई देती हैं। और दिलचस्प बात ये कि उन चीखों का कोई स्रोत नहीं मिलता, जैसे रात अपने साथ कोई राज लाती हो। बिल्कुल, और आज हम यही करने वाले हैं। मतलब इन स्रोतों में जो भी जानकारी है उसे परत दर परत देखेंगे। गांव का माहौल कैसा बताया गया है, वहाँ क्या कहानियाँ चलती हैं, और हाँ, सबसे जरूरी, इन आवाजों के पीछे क्या वजह बताई गई हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि स्रोत सामग्री को समझना है, उसका विश्लेषण करना है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि दिन में डोमासी बिल्कुल वैसा ही है जैसा भारत का कोई भी गांव होता है। खेत हैं, हरे भरे पेड़ हैं, मिट्टी के घर, सब कुछ आप कह सकते हैं सामान्य और शांत। हाँ, दिन में जीवन अपनी रफ्तार से चलता होगा, बिल्कुल रोजमर्रा जैसा। लेकिन रात होते ही सब बदल जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है, तस्वीर पूरी तरह पलट जाती है। स्रोत में जो स्थानीय लोगों के अनुभव लिखे हैं, उनके हिसाब से आधी रात के करीब माहौल में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। हवा भारी हो जाती है, ऐसा जिक्र है। हाँ, और फिर अचानक औरतों और बच्चों की चीखें, और ये कोई हल्की आवाजें नहीं, बिल्कुल साफ, दिल दहला देने वाली चीखें, ऐसा लिखा है। और सबसे अजीब, जब भी किसी ने हिम्मत की, मतलब बाहर झांकने की कोशिश की, तो वहाँ कोई नहीं मिला। कोई भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। में काफी सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही जगह दिन में शांत, रात में उतनी ही डरावनी बन सकती है। और स्रोत इस पर भी जोर देता है कि इसका वहाँ रहने वालों के मनोविज्ञान पर, उनकी रोज की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। रातें सिर्फ अंधेरी नहीं, बल्कि डर से भरी होती हैं। और ये डर नया नहीं है। स्रोत इशारा करता है कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। ये सिर्फ रात का अंधेरा या सन्नाटा नहीं है, बल्कि एक पुरानी दर्दनाक कहानी से जुड़ा हुआ है मामला। हाँ, वो कहानी स्रोत में गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई एक किंवदंती का जिक्र है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कहते हैं कि सदियों पहले इसी जमीन पर कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। एक नरसंहार का जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल। वृत्तांत के अनुसार बाहर से हमलावर आए थे गांव पर। उन्होंने लूटपाट की और सबसे दुखद, गांव की कई औरतों और बच्चों को बेरहमी से मार डाला। बहुत भयानक। श्राप? अच्छा। हाँ, श्राप ये था, जैसा स्रोत में लिखा है, कि इस जमीन को कभी चैन नहीं मिलेगा, और उनकी दर्द भरी चीखें वो हमेशा यहाँ गूंजती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने के लिए कि क्या हुआ था। ये सिर्फ कहानी नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये गांव की, आप कह सकते हैं, एक सामूहिक याद का काला हिस्सा है। हाँ, और ये कथा जैसे स्रोत में बताई गई है, उन रातों की चीखों को एक सीधी सीधी अलौकिक वजह दे देती है। ये समझना जरूरी है कि ऐसी कहानियां अक्सर उन चीजों को समझाने के लिए बनती हैं जिनका कोई सीधा तर्क वाला जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल। स्रोत हमें ये दिखाता है कि कैसे ये श्राप की कहानी न सिर्फ उन आवाजों को एक मतलब देती है, बल्कि पूरे समुदाय के दुख और इतिहास को भी जिंदा रखती है। वो आवाजें फिर सिर्फ आवाजें नहीं रहती, वो इतिहास की गूंज बन जाती हैं, एक तरह से। सही कहा। और स्रोत ये भी साफ करता है कि इस कहानी और उन चीखों का असर कितना असली है। लिखा है कि गांव के बहुत से लोग शाम ढलते ही डर के मारे घर से बाहर कदम रखने में भी सकते हैं। मतलब ये डर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। हाँ, सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रही। लेकिन यहाँ कहानी में एक और परत जुड़ती है। स्रोत सिर्फ लोक कथा पर नहीं रुकता। अच्छा? हाँ, वो एक दूसरा नजरिया भी सामने रखता है। दस्तावेजों में कुछ शोधकर्ताओं या शायद बाहरी लोगों के विचारों का भी जिक्र है, जिन्होंने इन घटनाओं को अलग तरह से समझने की कोशिश की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शायद? हाँ, कुछ वैसा ही। उनका मानना है, स्रोत के अनुसार, कि इन आवाजों के पीछे शायद कोई भूत प्रेत या श्राप का मामला ना हो। तो फिर क्या? उनका तर्क है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये आवाजें प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती हैं, जैसे ध्वनि का टकराकर गूंजना, इको जिसे कहते हैं, पहाड़ों से या पेड़ों से टकराकर। इको, ये तो संभव है। या फिर रात के सन्नाटे में जब तेज हवा चलती है, तो वो पेड़ों से, झाड़ियों से, या शायद गांव के पुराने खंडहर जैसे ढांचों से गुजरते हुए एक सीटी जैसी या रोने जैसी आवाज पैदा कर सकती है। स्रोत इस संभावना को भी मानता है।
स्रोत का इस तरह के प्राकृतिक या वैज्ञानिक वजहों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि दस्तावेज सिर्फ सनसनी नहीं फैला रहा, बल्कि रहस्य को समझने के लिए एक दूसरा तर्क वाला फ्रेमवर्क भी दे रहा है। हाँ, एक संतुलित नजरिया रखने की कोशिश। बिल्कुल, उस चीज को समझने की कोशिश जिसे लोग पूरी तरह अलौकिक मान बैठे हैं। हाँ, लेकिन यहीं पर स्रोत मामले को और पेचीदा बना देता है। कैसे? जैसे ही वो ये प्राकृतिक वजह बताता है, वो फौरन एक सवाल भी खड़ा कर देता है। सवाल ये कि अगर ये सिर्फ हवा की आवाज है या कहीं दूर से आती गूंज है, तो फिर लोग, चाहे वो गांव के हों या बाहर के, लगातार और खास तौर पर औरतों और बच्चों की चीखें ही क्यों सुनते हैं? ये बात तो है। हवा की आवाज तो कई तरह की हो सकती है, वो इतनी विशिष्ट कैसे हो सकती है? सही। स्रोत के मुताबिक ये एक ऐसा पॉइंट है जो सीधी साधी वैज्ञानिक व्याख्या को चुनौती देता है। ये वाकई में एक अहम सवाल है जिसे स्रोत उठा रहा है। प्राकृतिक आवाजें जैसे हवा या गूंज, वो तो आमतौर पर रैंडम होती है, बेतरतीब। उनका बार बार एक ही पैटर्न में सुनाई देना, और वो भी इंसानी चीखों जैसा, खासकर महिलाओं और बच्चों की आवाजों जैसा, ये सच में हैरान करता है, जैसा स्रोत बता रहा है। हाँ। ये पहलू सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ आवाज का खेल है, या फिर सुनने वाले का दिमाग, उसकी अपनी सोच, पहले से सुनी हुई कहानियां, क्या वो उसकी धारणा को बदल रही हैं? स्रोत सीधे सीधे मास हिस्टीरिया या सामूहिक मनोवैज्ञानिक असर का नाम नहीं लेता, पर सवाल उसी तरफ इशारा करता है। और बात यही खत्म नहीं होती। स्रोत इसे सिर्फ गांव वालों के वहम तक ही नहीं रखता। इसमें ऐसे कई मामले दर्ज है जहां गांव में बाहर से कोई आया हो, जैसे कोई रिसर्चर या यात्री। हाँ, या कोई रिश्तेदार जिन्हें शायद पहले इस कहानी या श्राप के बारे में पता भी ना हो। उन्होंने भी आधी रात को ठीक वैसी ही चीखें सुनने का दावा किया है। अच्छा। ये जानकारी स्रोत के अनुसार इस बात को कमजोर करती है कि ये सब सिर्फ गांव वालों का अपना बनाया हुआ डर या अंधविश्वास है। ये तो वाकई में मामले को और उलझा देता है। और इससे भी आगे बढ़कर स्रोत कुछ ऐसे लोगों के दावों का भी जिक्र करता है जिन्होंने कुछ देखा भी है। देखा है क्या? कुछ लोगों ने कथित तौर पर रात के अंधेरे में या घने कोहरे में सफेद साड़ी पहनी एक धुंधली सी औरत की आकृति देखने का दावा किया है। अरे! स्रोत के विवरण के मुताबिक ये आकृति अचानक दिखती है और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती है। तो मतलब ये सिर्फ आवाजों का मामला नहीं रहा अब? नहीं, ये जो प्रत्यक्षदर्शी अनुभव है, जैसा स्रोत में लिखा है, ये तो रहस्य को और भी गहरा बना देते हैं। ये दावे सीधे सीधे उस श्राप वाली कहानी और गांव की मान्यता से जुड़ जाते हैं। हाँ, कि वहाँ वाकई में उन आत्माओं का वास है जिन्हें शांति नहीं मिली। बिल्कुल। स्रोत यहाँ ये दिखाता है कि कैसे ये व्यक्तिगत अनुभव, भले ही वो व्यक्ति परक हो, सब्जेक्टिव हो, वो उस सामूहिक विश्वास को न सिर्फ बनाए रखते हैं बल्कि और मजबूत करते हैं। ये एक तरह से अलौकिक व्याख्या को ज्यादा वजन देते हुए दिखते हैं, जैसा स्रोत बता रहा है। ये तर्क बनाम अलौकिक की बहस को और जटिल कर देता है। तो कुल मिला के देखें तो ये शोध सामग्री हमें डुमासी गांव की एक बहुत ही उलझी हुई बहुस्तरीय तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल। एक तरफ वो आधी रात की रहस्यमयी चीखें हैं जिनका कोई साफ स्रोत नहीं पता। दूसरी तरफ वो दर्दनाक इतिहास से जुड़ी श्राप की कहानी है जो उन चीखों को एक मतलब देने की कोशिश करती है। हाँ, एक तरह का एक्सप्लेनेशन देती है। फिर हमारे पास वो वैज्ञानिक व्याख्या की कोशिशें हैं, हवा, इको, लेकिन वो भी पूरी तरह जवाब नहीं दे पाती, खासकर चीखों के खास होने वाले सवाल पर। सही। और आखिर में बाहरी लोगों के अनुभव और कुछ लोगों के देखने के दावे हैं जो अलौकिक संभावना को और बढ़ाते हैं। मतलब स्रोत किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस रहस्य को उसकी पूरी जटिलता के साथ हमारे सामने रख देता है, एक अनसुलझी पहेली की तरह। इन सभी पहलुओं को देखने के बाद जो स्रोत ने हमारे सामने रखे हैं, एक गहरा सवाल मन में आता है, और शायद ये इस पूरी चर्चा का सार भी है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब किसी समुदाय के पास, किसी समाज के पास अपने इतिहास की किसी दर्दनाक घटना या किसी अजीब डरावने अनुभव को समझाने के लिए एक इतनी मजबूत, भावनात्मक रूप से असरदार कहानी पहले से मौजूद हो, जैसे यहाँ ये श्राप की कहानी है, हाँ, तो फिर तथ्यों की, सबूतों की या वैज्ञानिक व्याख्याओं की पहुंच कहाँ तक हो सकती है? लोगों ने कहाँ तक मानेंगे? उनकी सीमा क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। स्रोत हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो सामूहिक यादें हैं, हमारा साझा डर है और हमारे पहले से बने हुए जो विश्वास हैं, वो किस हद तक हमारी सच्चाई की धारणा को बना सकते हैं, उसे आकार दे सकते हैं।
और क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ रहस्यों के लिए कहानी ही सच्चाई से ज्यादा मायने रखने लगती है? ये सवाल सिर्फ डौमासी गांव का नहीं है, शायद ये इंसानी फितरत पर भी एक टिप्पणी है। जैसा